अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा दहर है। आई टीच CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स। इन फैक्ट आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 7 years। ये लेक्चर आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज की इस क्लास में जो बच्चे CSS 2024 में अपीयर होने वाले हैं, उनके साथ मैं करंट अफेयर्स के 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ पेपर पर्सपेक्टिव से। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं टॉपिक्स ही लिस्ट नहीं करूंगा बच्चों, आपको ये भी समझाऊंगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर जो मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर किस एंगल में, किस डायमेंशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये भी आपने टाइमली समझ लेने हैं। अब कुछ वक्त से मेरे कोऑर्डिनेटर को CSS 2024 एस्पिरेंट्स के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रहे थे कि आप सर को कहें कि कोई क्विक रिवीजन वर्कशॉप कंडक्ट की जाए करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स को लेकिन दो रीजंस की वजह से इस तरह की कोई वर्कशॉप कंडक्ट ना हो पाई। सबसे पहला रीज़न, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम रह गया है, और दूसरी बात, हमने ऑलरेडी CSS 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। इंग्लिश ऐसे की क्लासेस हो रही हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो बच्चों को टाइम देना होता है। तो इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग कि इस दौरान कोई और वर्कशॉप कंडक्ट की जाए। आप एस्पिरेंट्स की भी मदद करनी थी क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो आपकी मदद के लिए एक सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि 18 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आज की क्लास में शेयर होने हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे उस रीडिंग मटेरियल में से आप खुद से डेटा एक्सट्रैक्ट करें और टाइम सेव कर लें। अब ये रीडिंग मटेरियल किस तरह से आपने रिसीव करना है, आपने मेरे कोऑर्डिनेटर को, ज़ुहेब को, इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी इस वक्त टेक्स्ट करना है अपना नाम, और उसके साथ आपने लिखना है CA 24 रीडिंग्स। ये लिख के आपने व्हाट्सएप कर देना है, तो मेरा कोऑर्डिनेटर आपको रिप्लाई में रिलेवेंट रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देगा जो आज की क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए वीडियो को आप भले पॉज कर लें और ये टेक्स्ट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप कर लिया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 18 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स डोमेस्टिक अफेयर्स के हैं, 3 रीजनल अफेयर्स के और 11 ग्लोबल अफेयर्स के। सो डोमेस्टिक एंड रीजनल अफेयर्स वाले टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक अफेयर्स में देखते हैं 4 कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देन अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस। 4th टॉपिक डोमेस्टिक अफेयर्स में बलूचिस्तान इशू। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, IMF बेल आउट एंड SIFC। डायमेंशंस को देख लें। IMF डील, a boon or a burden? Is SIFC a catalyst for Pakistan's economic prosperity? Can SIFC become a game changer for Pakistan's economy? इन्वेस्टमेंट लाने का एक इनिशिएटिव है, इसको देख लें। What are the potential solutions to Pakistan's economic challenges? ये डायमेंशंस हैं टॉपिक नंबर 1 के लिए। डोमेस्टिक अफेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। इसके डायमेंशंस में आपने एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेना है कि रूट कॉजेज़ क्या है, बार बार पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। आल्सो रिसेंट टाइम्स में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसमें आपने इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल पावर स्ट्रगल और एक्सटर्नल प्रेशर्स को देख लें, इन 3 फैक्टर्स को। ईयर 2023 में की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को भी देख लें। आल्सो examine the potential threats and opportunities for democratic consolidation in Pakistan. पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आखिर में आपने मिलिट्री के रोल को भी अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रेजेंट टाइम्स में पॉलिटिकल क्राइसिस में मिलिट्री का रोल क्या रहा है। तो सिविल मिलिट्री का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट, Afghan refugee crisis in Pakistan and its impact on Pakistan-Afghanistan relation. Why Pakistan is pushing out Afghan refugees. How this refugee crisis is impacting Pakistan-Afghan relationship.
explore the perspective of both Pakistan and Afghanistan on the refugee question, also analyze potential solutions for managing the refugee crisis, and list solutions to improve Pakistan-Afghanistan relations. डोमेस्टिक अफेयर्स में फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलूचिस्तान इशू। रिसेंट टाइम्स में बलोच मार्च के बाद ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव में। एग्जामिन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बलूचिस्तान इशू। मिसिंग पर्सन के इशू को लेके गवर्नमेंट्स क्यों फेल रही हैं पाकिस्तान में। आल्सो लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एड्रेसिंग द बलूचिस्तान इशू। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनल अफेयर्स के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें आपके साउथ एशिया में कश्मीर का इशू, ACO एंड पाकिस्तान रशिया रिलेशंस, सऊदी ईरान रीअप्रोचमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। कश्मीर इशू के डायमेंशंस में एक तो आपने रूट कॉजेज देख लेने हैं कि क्या है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के। कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या पोटेंशियल रोल UN प्ले कर सकता है, इंटरनेशनल एक्टर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद आज के टाइम में क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज क्या है पाकिस्तान के लिए, ये डायमेंशंस हैं। रीजनल अफेयर्स में नेक्स्ट है जी ACO एंड पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। इसमें आप देखें रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने में ACO का क्या रोल है। ACO का एक्सपेंशन किस तरह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है रीजन में स्ट्रेंथन होती है। ACO के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं ट्रेड को फैसिलिटेट करने में, रीजनल इंटीग्रेशन में। एंड फाइनली यू नीड टू आंसर कैन एनर्जी कोऑपरेशन स्ट्रेंथन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। रीजनल एस्पेक्ट में तीसरा टॉपिक है सऊदी ईरान रीअप्रोचमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। सऊदी ईरान रीअप्रोचमेंट में चाइना का रोल रहा है, मीडिएट किया है चाइना ने, तो आपने डिस्कस करना है कि चाइना के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। ऑल्सो आपने पुश फैक्टर्स को भी लिस्ट करना है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सऊदी एंड ईरान क्लोजर। इसमें आपने ऑयल से बियॉन्ड देखना है, मेनली इकोनॉमिक फैक्टर्स को लिस्ट करें। ऑल्सो इसका डायमेंशन एक ये भी है कि सऊदी ईरान रीअप्रोचमेंट का रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जिसमें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉक्सी वॉर्स आ जाता है। और इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान में आपने देखना है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के इम्प्रूव्ड रिलेशंस का पाकिस्तान को क्या पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता है इकोनॉमी के टर्म्स में। ऑल्सो आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान को अपना ताल्लुक मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है सऊदी और ईरान दोनों के साथ। तो इस मैनेजमेंट में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल अफेयर्स की तरफ। 11 इंपॉर्टेंट ग्लोबल अफेयर्स हैं। सबसे पहले फ़लस्तीन इशू एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। गाज़ा के इन्वेजन के बाद ये चंद डायमेंशंस आपने तैयार कर लेने हैं। द 2 स्टेट सॉल्यूशन, डेड आर लिविंग। गाज़ा में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उन वायलेशंस के चलते इसराइल को अकाउंटेबल कैसे ठहराया जा सकता है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू एनालाइज द इवॉल्विंग पोजीशंस ऑफ अरब कंट्रीज टूवर्ड्स द फ़लस्तीनियन इशू एंड देयर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। और आखिरी डायमेंशन, एग्जामिन ईरान्स रोल इन द फ़लस्तीनियन कॉज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल डायनामिक्स। ईरान का जो एग्रेसिव पोस्चर है आज के टाइम में, उसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या पड़ता है। नेक्स्ट, चेंजिंग ऑर्डर इन द मिडल ईस्ट। इसमें आपने इंडियन लेड IMEC कॉरिडोर को भी स्टडी करना है। मिडल ईस्ट में USA की डोमिनेंस स्कॉलर्स के नज़दीक डिक्लाइन पर है और रीजनल प्लेयर्स जिसमें चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनकी डोमिनेंस राइज पर है। यू हैव टू एनालाइज दिस। ऑल्सो इंडियन लेड IMEC प्रोजेक्ट को आपने देखना है कि इंडिया का इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है और क्या इकोनॉमिक मोटिवेशंस हैं इंडिया की। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज, जिसमें रिसेंट समिट है COP28 और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की नेशनल एडाप्टेशन पॉलिसी। रिसेंट समिट की इम्पोर्टेंस को लिस्ट करें और ये बताएं कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को
क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे फेयर डील मिल रही है? पाकिस्तान की नेशनल एडॉप्टेशन पॉलिसी में की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उन प्रायोरिटीज़ को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या आउटलाइन की गई हैं? बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की इस नेशनल एडॉप्टेशन पॉलिसी को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आपने देख लेना है। वैसे तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में आप ऑयल एंड गैस, ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन एंड कंपटीशन को पढ़ते हैं। लेकिन एक डायमेंशन ये भी है कि रीसेंट टाइम्स में ट्रांजिशन हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कंट्रीज़ जा रहे हैं। तो इस एनर्जी ट्रांजिशन में जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ नीडेड हैं फॉर दिस एनर्जी ट्रांजिशन, उसको लेके भी कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन एंड कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इस एंगल को भी आप तैयार कर लें। एक एस्पेक्ट ये भी है कि रशिया पे ये इल्ज़ाम है कि रशिया इज़ वेपनाइजिंग इट्स एनर्जी। सो रशियाज़ वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसको कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रोइंग ग्लोबल थ्रेट। यूक्रेन वॉर के बाद ये एंगल भी बहुत रिलेवेंट हो जाता है, ये भी देख लें। नेक्स्ट, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। रिसेंट टाइम्स में न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस एक्सपेंशन के पीछे क्या मोटिवेशंस हैं और इस एक्सपेंशन के क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वेस्टर्न डोमिनेंस के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। ब्रिक्स ने एक्सपैंड तो कर लिया है, लेकिन ब्रिक्स प्लस के लिए क्या इंटरनल चैलेंजेस हैं वो भी आपने लिस्ट कर लेने हैं। मेंबर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी देखना है। आल्सो यू नीड टू आंसर, कैन द ब्रिक्स प्लस लिव अप टू इट्स प्रोमिसेस? नेक्स्ट, यूक्रेन वॉर एंड नेटो एक्सपेंशन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। यूक्रेन के ऊपर आपको मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, तकरीबन 2 घंटे का है, कुछ टाइम पहले अपलोड किया था। उसमें डायमेंशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, उनको आपने देख लेना है, डिटेल्ड आउटलाइन भी है उसमें। रीसेंट डेवलपमेंट्स को आप इसमें ऐड कर लें। यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट्स में आप देखें कि ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, एनर्जी प्राइसेस के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। यूक्रेन वॉर किस तरह से शेप कर रही है ग्लोबल पावर डायनामिक्स को, पर्टिकुलरली बिटवीन द यूएसए एंड चाइना। इस वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एससीओ, ब्रिक्स एंड नेटो। इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपेंशन किस तरह से रीशेप करता है ग्लोबल ऑर्डर को, इनके एक्सपेंशन का इन अदर वर्ड्स क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल पावर डायनामिक्स के ऊपर। इनके एक्सपेंशन से पावर ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, न्यू कोल्ड वॉर, जिसमें आप यूएस चाइना स्ट्रेटजिक कंपटीशन को देखें, मेनली इंडो पैसिफिक रीजन में। अब न्यू कोल्ड वॉर दूसरा नाम है यूएस चाइना के स्ट्रेटजिक कंपटीशन का। तो इसको आपने कंपेयर करना है जो द एक्चुअल कोल्ड वॉर थी 1950s वाली, उसके साथ क्या हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। चाइना का जो कॉन्सेप्ट है शेयर्ड फ्यूचर का, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। एंड यू हैव टू आंसर, कैन विन विन कॉपरेशन को एग्जिस्ट विथ कॉम्पिटिशन? चाइना की BRI इनिशिएटिव एंड अमेरिका के B3W इनिशिएटिव को आपने कंपेयर करना है। क्या पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड कंपटीशन देखने को मिल रहा है? आल्सो यूएस चाइना स्ट्रेटजिक कंपटीशन के चलते पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एंगल भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइजिंग पॉपुलिज्म एंड डिक्लाइनिंग लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें आपने एग्जाम्पल्स देख लेने हैं रिसेंट टाइम्स में अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, नीदरलैंड से एंड एशिया एट लार्ज। रिसेंट टाइम्स में ग्लोबल ट्रेंड्स यही नज़र आ रहे हैं कि पॉपुलिज्म राइज पर है और लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट डिक्लाइन पर है। इस ग्लोबल ट्रेंड के क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? तो पॉपुलिज्म इज़ ऑन राइज, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या है, रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या है। अफ्रीका की पॉपुलिस्ट वेव को देख लें, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मैक्री के डाउनफॉल को स्टडी कर लें, एशिया एट लार्ज में पॉपुलिज्म को देखें, मोदी से फिलिपीन के डुटार्टे तक। नेक्स्ट,
ताइवान क्राइसिस इन साउथ चाइना सी में आंसर करें, इज वॉर इनएविटेबल इन द ताइवान स्ट्रेट। ताइवान क्राइसिस के क्या पोटेंशियल ग्लोबल एस्पेक्ट में इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हाउ अ कॉन्फ्लिक्ट इन ताइवान स्ट्रेट कैन इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन्स, एनर्जी मार्केट्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, साउथ चाइना सी में किन कंट्रीज़ के टेरिटोरियल क्लेम कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स का, जिसमें अमेरिका प्रोमिनेंटली, उसका रोल क्या है। साउथ चाइना सी को यूएस चाइना राइवलरी का टेस्टिंग ग्राउंड क्यों माना जाता है। सजेशंस लिस्ट करें साउथ चाइना सी में डी एस्केलेशन स्ट्रेटजीज़ के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ग्लोबल अफेयर्स में एआई के थ्रेट का एस्पेक्ट और एआई के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ साथ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो नेशनल लेवल पे एआई पॉलिसी के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, उनको भी फॉलो कर लें। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर थ्रेट से भी बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। अब थ्रेट्स में चंद एंगल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। वेपन्स में, वारफेयर में एआई का इस्तेमाल होना, एआई पावर्ड वॉरफेयर जैसे रोबोट्स बन रहे हैं, ऑटोनमस वेपन्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका यूज़, इट इज़ अ थ्रेट। एआई लेड सर्विलेंस, जिससे प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। एआई की वजह से जॉब मार्केट में ऑटोमेशन होना, फ्यूचर ऑफ द वर्क पे सवाल उठना। एआई की वजह से फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का फैलना, डीप फेक जो है राइज पर है, जिसमें आप किसी की भी आवाज़ क्लोन कर सकते हैं, किसी का चेहरा क्लोन कर सकते हैं। इससे फेक न्यूज़ आसानी से फैल रही है। इट इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उसके अलावा इथिकल इम्प्लीकेशंस में एआई का बायस्ड होना इन एरियाज़ लाइक क्रिमिनल जस्टिस, हेल्थ केयर एंड लोन अप्रूवल। सो थ्रेट्स में वारफेयर, सर्विलेंस एंड प्राइवेसी, जॉब्स, डिसइंफॉर्मेशन एंड इथिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, एआई के कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज़। एआई कैन हेल्प to address challenges like climate change, poverty and health care। एजुकेशन को भी रीइमेजिन किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल करके हर एक स्टूडेंट के लिए लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा रहा है। एजुकेशनल आउटकम्स इंप्रूव हो रहे हैं। आल्सो एआई का इस्तेमाल हो रहा है क्रिएटिव फील्ड्स में भी, जैसे म्यूज़िक में, आर्ट में, राइटिंग में, डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्चर में। और इन एरियाज़ में जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं वो एआई का इस्तेमाल बाकियों से बेहतर कर पा रहे हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई रिपीट, अगर अभी भी आपने मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और CA24 रीडिंग्स लिख के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट नहीं किया तो कर लें। ये करेंगे तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको रिलेवेंट रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, जिसको आप टाइमली रीड करके अपने पेस से टाइम सेव करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में कम टाइम रह गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलता है किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।